साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता समाज के धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे एक धुरंधर इंडस्ट्रियलिस्ट से, फर्नीचर इंडस्ट्री के बादशाह केदारनाथ पांडे जी से। पांडे जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जय श्री राम। आपका स्वागत है सर। आज हम आपके संघर्षों की कहानी अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वो आपके जुबानी बताएंगे। आप अपने संघर्षों के उन दिनों को इस एपिसोड में हम आपसे याद कराएंगे। अब मैं नहीं जानता वो आपको कैसा लगेगा, लेकिन हमारे दर्शकों को निश्चित तौर से अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रेरक कहानी होगी। कई हिडन कहानी भी आप बताएंगे जो प्रेरक होगी। आज जीकेन सीटिंग कलेक्शन इस दुनिया के लिए प्रेरक है, नाम है, समाज में लोग जानते हैं। खास करके मैं जहाँ जाता हूँ, लोगों के पास मिलता हूँ, वहाँ बहुत हद तक ताकतवर लोग जीकेन की कुर्सी पे बैठे मिलते हैं। उनके यहाँ सीटिंग कलेक्शन का सिस्टम है। यहाँ तक कि एक सोच एक गोंडा के उस छोटे युवा में कैसे डेवलप हुई जी जन्म होता है। असल में ज़्यादातर जैसे कहा जाता है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है। जी पहले हम उस पर बात करना चाहते हैं। जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने बनाया है, जिससे वर्ण व्यवस्था या समाज की व्यवस्था व्यवस्थित रहे। जी वर्गों में बांट करके वो अच्छा ही किया था। जी और वो वर्ण व्यवस्था कैसे बनी थी ये तो कहना ज़्यादा विस्तार से हो जाएगा, लेकिन जो भी हुआ, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, पालन पोषण हुआ, खेती बाड़ी ही हमारे माता पिता सब करते थे। जी किसान ही थे और आज भी किसानी होती है। लेकिन वहाँ से हम यहाँ कैसे आए, ये सब ऐसा कह सकते हैं कि भाग्य का खेल है। नहीं तो मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं भविष्य में फर्नीचर इंडस्ट्री चलाऊंगा। लेकिन जो किस्मत में लिखा हुआ था वो क्रम से होता गया। कहते हैं एन कीन प्रकारेण सब कुछ होता है। ईश्वर जो भाग्य में लिखा होता है वो सब क्रम से करवा लेते हैं। किस्मत पे इतना भरोसा तो आप किस्मत से या कर्म से? देखिए, कोई भी चीज, जैसे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। जी छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। जी ये 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। इसमें कोई एक तत्व भी ना रहे तो ये नाश हो जाएगा। जी ऐसे सिर्फ कर्म ही नहीं, भाग्य भी। जो भाग्य कैसे, जो भी जहाँ का रहने वाला हो, उस गांव में हजारों लोग आसपास गांव में, जिले में रहते हैं, सभी लोग क्यों नहीं इंडस्ट्री के मालिक हो गए। मैं ही क्यों वहां से निकल के, मैं भी तो एक मीडियम परिवार से ही था। बिल्कुल खेती बाड़ी सब कुछ होती थी, लेकिन समय अनुसार एक एक करके समय परिवर्तन लाता है। अब उसको ये हम मान के चलते हैं, काफी लोगों से भी ऐसा सुना है कि पूर्व जन्मों का फल होता है जो भाग्य बन के इस जन्म में मिलता है। और जब भाग्य हो और आप कर्म करें, भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसे कि कर्म किए जा, फल तो मिलेगा, फल की इच्छा न रखो, फल तो मिलना ही मिलना है। जो आप करोगे वैसे ही फल देंगे। तो कर्म भी 50-50 है, 50% भाग्य और 50% कर्म। भाग्य का भरोसा करके बैठेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। और कर्म किए जाए और भाग्य नहीं है तो उस ऊंचाई पे नहीं जा सकते। ऐसा मेरा अपना विचार है। जी समय आया कि मैं, खेती हमारा मुख्य धंधा था, तो हम उनने इधर उधर से मेहनत मजदूरी हर तरह से पैसा इकट्ठा करके खेती किया। बहुत अच्छा फसल हुआ गेहूं की, और बारिश हुई, वो सारा फसल हमारा खलिहान में ही सड़ गया। मेरा दिल टूट गया कि ये तो खेती बड़ा रिस्की चीज़ है, लेकिन अब मुख्य कार्य खेती है तो अब करें क्या। तो हमारे गांव में एक बंसी लाल करके हमारे पड़ोसी थे, जी श्री राम चतुर मिश्रा के यहाँ वो एक किस्म से रहते थे। वो यादव थे या मिश्रा थे, तो उनका परिवार कोई नहीं था, उन्हीं के यहाँ रहते थे। वो दिल्ली से जब जाते थे तो बढ़िया सी साइकिल, घड़ी और जो है रेडियो चलते थे। तो मैं कहता था यार तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत कुछ अच्छा करते होंगे। जी
तो उनसे कुछ प्रेरणा जरूर मिली कि हमें भी दिल्ली देखना करना चाहिए। हम यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, फिर भी पिताजी की एक साइकिल, हमारे लिए तो साइकिल भी नहीं है। और वही त्योहार पे कपड़े मिलते थे, होली दिवाली पे, वो भी गेहूं धान बेच के मिलता था। तो ये बात कब की है? ये तो वही समझ लीजिए कि जब बचपन से तो यही था, 18-20 साल के हुए तब भी यही सिलसिला चल रहा था। 80 के दशक की बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा मान के चलें, 80 के दशक के जी। तो हमने सोचा नहीं, अब हम खेती नहीं करेंगे। अब देखिए बंसीलाल जहाँ रहते हैं वहां चलते हैं। ये लालच आ गई या नहीं, लालच दिमाग में ये प्रतिस्पर्धा थी? ये प्रेरणा थी कि ऐसा अगर ये करता है जी, ये शहर में रहते हैं तो शहर में बहुत अच्छी आमदनी होगी, ऐसा मन में आया। हाँ, हम भी करें, हम भी। भाई अब खेती में तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ। अब पूंजी कहाँ से लाए? तो चलो निकलते हैं। लेकिन दुविधा ये थी कि मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा, 4 बहनें हमारी जी। तो कोई बाप अपने बेटे को बिना साधन के या कोई आश्रय भी नहीं, और अपने बेटे को शहर भेजना कोई नहीं चाहेगा। माँ बाप उस टाइम भी नहीं चाहते थे। आप बाबूजी से बिना बताए आए? हाँ, बगैर बताया है। अगर उनको बताता तो सवाल ही नहीं, संभव ही नहीं था कि हम दिल्ली जा पाते जी। तो खैर हम वहाँ से रात को सवेरे निकल लिए पैदल ही। बरुआचक से गोंडा करीब 10-12 किलोमीटर होगा जी। और बचपन में भूत प्रेत की कहानियां भी सुनते, थोड़ा डर भी लगता था लेकिन हिम्मत करके हम निकल पड़े। और निकले कैसे, एक जो यूरिया खाद का बोरा उस टाइम होता था, उसका एक थैला सिला हुआ था, उसमें शर्ट और एक पैंट रखे। अम्मा ने कुछ पैसा दिया था? हाँ, नहीं, अम्मा को तो बताते तब भी ना आ सकते थे। अच्छा। तो हमने उस टाइम 50-1 रुपया जो हम वहाँ वो करते थे, किराने की दुकान करते थे। अच्छा, आने के पहले उद्यमी थे आप? हम 6वीं में जब पढ़ते थे तभी से हमने बिजनेस करना शुरू कर दिया। अरे वाह, क्या बात है। तो गांव में एक छोटी सी दुकान पिताजी ने बनवा दिया था जी। तो सुबेरे शाम हम किराने की दुकान करते थे। हल्दी, मिर्चा, लौंग, तंबाकू, ये जो भी चीजें आवश्यकता की थी गाँव के, उनको दे दो। बाटर सिस्टम चलता था जी। लोग गेहूं धान चना किराओ लाते थे और उसके बदले में हम सौदा देते, सुबह शाम करते थे। दिन में जो समय मिलता था, जिस दिन छुट्टी होती थी, खेती बाड़ी भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। ढेबरी के सहारे, जो मिट्टी के तेल की ढेबरी बोतल में छेद के निकाल के पढ़ते थे। खैर वो भी समय बड़ा अच्छा था, ऐसा समय कोई बुरा नहीं होता है। तो हम चुपके से वहां से निकले और गोंडा रेलवे स्टेशन पे आए। फिर मन में शंका थी कि कहीं पिताजी को पता चला कि सुबह उठे बेटा कहाँ है, तो ढूंढने लगे और हमें यहाँ पा गए तो वापस ले जाएंगे, तो छुपे रहे। जैसे ट्रेन आई, ट्रेन का टिकट लिया हुआ था, जैसे ट्रेन आई फटाक से बैठ लिए, ट्रेन का टिकट लेके बैठे। तो किसी को चिट्ठी उठी लिख के आए थे कि मैं जा रहा हूँ? ना, तो कुछ चिट्ठी का दौर नहीं था, तो बाबूजी परेशान कैसे, आपको पता? कुछ नहीं, बस चले आए। तो जो बीतेगी बाद में देखेंगे। चले आए। 20 रुपया किराया लगता था उस टाइम दिल्ली आने का। आए तो गांव के वही बंसीलाल के पास गए। फिर गांव के एक सुंदर बरई थे जो राजा रन फैक्ट्री में रिक्शा चलाते थे, और वो जिनको देख के मैं आया था, बंसीलाल, वो यूनिवर्सल स्टील एक अलमारी बनाने की कंपनी थी, वहाँ पे रिक्शा चलाते थे। तो यहाँ का तो वेशभूषा वही रिक्शे वाला था और वहाँ तो बड़ा अच्छा, वहाँ साइकिल से चलते थे बढ़िया। फिर असलियत पता चली कि मेहनत करके मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और उससे जब गांव जाते हैं तो चमक दमक दिखती है जी। खैर स्थिति परिस्थिति के अनुसार आदमी को ढलना पड़ता है। गोंडा से दिल्ली ही आए थे कि और किसी शहर गए? नहीं, वो तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। हम दिल्ली भी, लुधियाना भी गए थे। नहीं, पहली बार जब गोंडा से चले तो दिल्ली ही आए कि और किसी शहर गए? नहीं, पहली बार तो वो जो स्थिति थी वो दिल्ली आए जी। और फिर दिल्ली में आकर के जो भी हमारे गांव जवार के लोग मिले, काफी लोग रहते हैं रानी झांसी रोड पे, आज भी हैं जी। तो वही होता है ना कि मैं ही क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, वो क्यों नहीं, इतने साल से दिल्ली रह रहे हैं। बिल्कुल, ये भाग्य, इसी को कहते हैं भाग्य का खेल। तो यहाँ आकर के हम भी कहने लगे कि भाई हम भी रिक्शा चलाएंगे जी। तो लोगों ने कहा भाई नंबरदार के डर से, हमारे पिताजी को नंबरदार कहते थे,
हाँ, एक तो ब्राह्मण परिवार, हाँ, और दूसरी बात शिक्षित परिवार। हाँ, शायद आप ग्रेजुएट होके आए थे। नहीं, मैं ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर प्राइवेट किया था जी। फिर भी बड़ी बात थी अपने आप, बहुत बड़ी बात थी जी। इतना पढ़ लिख लेना। उस टाइम भी 7-8 किलोमीटर के एरिया में कोई 10th या 12th नहीं पास बिल्कुल था। बिल्कुल। खैर यहाँ आए तो सब लोगों ने कहा भैया मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, रिक्शा नहीं चलवाऊंगा, नहीं, नंबरदार नाराज हो जाएंगे। खैर मैंने खुद ही एक दुकान पे जाके बात किया तो चपरासी के काम पे लगा। भारतीय स्टील फर्नीचर नाम था जी। छोटी सी दुकान थी, 50 गज की रही होगी, और सुकेश बाबू उनका नाम था जिनके यहाँ हमने नौकरी किया जी। तो अलमारी लोड कराना, अलमारी पे कपड़ा मारना, ये सब जी। और हमें कोई मतलब मन में ये नहीं था कि मैं चपरासी का काम कर रहा हूँ। काम कोई बुरा नहीं होता। हाँ, सच्चाई आदमी वही सक्सेस होगा जो किसी छोटे से छोटे काम को छोटा ना समझे। हाँ, और अपने काम में ईमानदारी बरते। देखिए कोई बिल्डिंग बनती है तो पहली ईंट रखी जाती है, कोई जीना बनता है तो पहला स्टेप होता है, दूसरा तीसरा 1 by 1 होता है ना। हाँ, और उस ईंटे का पता भी नहीं चलता कहाँ है जी। तो ऐसे ही शुरुआत हुई। वहाँ हमने चपरासी का काम शुरू किया, चाय पिलाना और अलमारी लोड कराना। कुछ दिन, थोड़े दिन, 1-आध महीना भी नहीं किया। उसके बाद वहाँ से आकर के रानी झांसी रोड पे सुग्गा इंजीनियरिंग वर्क्स, जहाँ आरा मशीन बनती थी जी, फिर वहाँ से यहाँ हमने चपरासी का काम किया। थोड़े दिन, 1 महीना भी नहीं हुआ तो मैंने सोचा, मैं BA पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे आया था। मैंने कहा यार कब तक मैं ये करूँगा जी। चपरासी बनने तो नहीं आया हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। एक महीने में ही क्षोभ होने लगता बस था। वो नंबरदार के घर का था तो थोड़ा सा वो रहता था जी। लेकिन मजबूरी थी कि कुछ भी मिले, हमने किसी से मांग के नहीं खाना है जी, उधार लेके नहीं खाना है। लोग कहते थे कि 1 महीना 2 महीना रहो, हम आपका हर तरह से खर्चा उठाएंगे, कपड़ा उपड़ा बनवा देते हैं, टिकट कटा देते हैं, आप चले जाओ, घुमा फिरा देते हैं। ऐसी भी स्थिति आई कि अलमारी जब लोड करके लोग जाते थे तो अलमारी के ऊपर बिठा के दिल्ली भी घुमा ले जाते थे घुमाने, वो भी स्थिति आई। खैर उसके बाद हमने राजा आयरन फैक्ट्री में आके बात किया स्वयं ही कि मैं भी रिक्शा चलाना चाहता हूँ जी। तो राजा आयरन फैक्ट्री के जो मालिक थे उनका नाम सरदार मनमोहन सिंह जी था, उनके बेटे श्री प्रितपाल सिंह जी थे जी। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम चलाना चाहते हो तो ठीक है। तो उस टाइम रिक्शा किराए पे मिलता था, 80 रुपये महीना किराया होता था। तो मैंने एक किराए का रिक्शा लेके और लगा दिया। साइकिल चलाना आता था। हाँ। तो हमने 2-4 दिन लोगों के साथ घूमा भी था। हाँ। तो एड्रेस मिला, फिर चलाना शुरू कर दिया। 1 महीना 22 दिन रिक्शा चलाया। उसके बाद मन में आया यार रिक्शा जीवन भर थोड़े चलाने आया हूँ, ये भाग्य, यही होता है भाग्य जी जी, कि एक एक करके सीढ़ी जो भाग्य में लिखा हुआ था। वो मैं गांव से जब आया था तो ये तो सोच के नहीं आया था चपरासी का काम करूंगा, सपना था कि कितना बड़ा काम करता होगा। खैर उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब हम वो मोटर ड्राइविंग स्कूल, अशोका मोटर ड्राइविंग स्कूल फैज रोड पे आज भी है जी। तो वहाँ गया कि अब सवेरे सवेरे मैं मोटर ड्राइविंग सीखूंगा और दिन में रिक्शा चलाऊंगा और उससे पैसा कमा करके 3 व्हीलर खरीदूंगा जी। फिर 3 व्हीलर से 1 से 2, 4, 6 ऐसे खरीदूंगा, जितना दिल मन करेगा रिक्शा चलाऊंगा, नहीं अपना रेस्ट करूंगा। ऐसा सोच के शुरू किया जी। वो भी 10-15 दिन 10 दिन भी नहीं बीता था, इतने में गांव में झगड़ा हो गया पिताजी के कुछ लोगों से जी। तो फिर गांव वापस चला गया। फिर वहाँ पे कुछ ऐसे वाद विवाद हुए कि काफ़ी गहमा गहमी चलती रही। तो मैंने सोचा फिर मैं क्यों वापस आ गया, ये तो जीवन भर ऐसे लोगों का चलता रहता है जी। एक बार दुश्मनी शुरू हो जाती है तो चलती रहती है। फिर मैं वहाँ से निकला तो ये हुआ दिल्ली नहीं बॉम्बे जाएंगे। बॉम्बे में भी काफ़ी लोग जो रहते थे मुकादम कहलाते थे। हाँ। एक गुरु प्रसाद शुक्ला हैं, वो भी, उनके मामा वहाँ मुकादम थे, उनके पास हो रहे। तो गुरु प्रसाद शुक्ला से हमारी अच्छी जान पहचान थी। तो मैं बॉम्बे का टिकट कटाया और वहाँ निकल गया, मुंबई चले गए। मुंबई चले गए। अच्छा, पहली बार जब दिल्ली आए तो दिल्ली आने का कैसे पता बाबूजी को चला,
कि वो तो पता चल जाता है, गांव के लोग आते जाते रहते हैं। हाँ, उससे पता चला। तो वो पता चल गया कि तो हाँ लड़कवा हुआ चला गया है। जी। लेकिन उनको इतनी भी नहीं थी कि वो भाग के हमें लेने आवे, ऐसा कुछ नहीं था जी। थोड़ा वो भी मतलब नाराज थे। हाँ। कि ठीक है भोग ले दो। लेकिन किस्मत में जो लिखा हुआ था, फिर गए तो फिर डांट वाट तो मिली कि इतना बड़ खेती बाड़ी है, ससुरो तो जो है छोड़ के चला गए हो। खैर जो भी है, माँ बाप तो बच्चों को कभी जी। ऐसा उनका भला ही चाहते हैं। जी। प्यार किए और फिर सहमति से मैं बॉम्बे गया। जी। तो वहाँ गया तो वहाँ सब लोग यही कहेंगे भाई झल्ली ढोने में हमाली का मतलब ट्रक से माल उतारना। जी। तो गांव में हमें कुछ दिवाली के टाइम पे मेरे हाथ में फुलझड़ी जल गए, पटाखा फट गया था। जी। तो उसका भी इलाज कराने का ये हो कि बॉम्बे में अच्छा इलाज होगा। तो हमने कहा मैं ये तो झल्ली का काम नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तो हॉस्पिटल में KM हॉस्पिटल परेल बॉम्बे में दिखाया, वहाँ पे इलाज शुरू हुआ और 4 महीना हॉस्पिटल में रहा। उस दौरान जब ऑपरेशन होना हुआ तो हमारे यहाँ खाज हो गई। तो डॉक्टरों ने कहा जब तक खाज दूर नहीं हो तब तक ऑपरेशन नहीं हो सकता। जी। तो फिर जब वो ठीक होने में टाइम लगा, फिर जब ऑपरेशन हुआ तो 1 महीना और हॉस्पिटल में रहना पड़ा कि जख्म पूरा हो जाए। तो जब वहाँ से आया तो फिर जो हमारे गुरुप्रसाद शुक्ला थे, एक हमारे और रिलेटिव थे राजापुर भरोसा के जी, जो हमारे साथ भी पढ़ते थे, हमारे बुआ के ननद के जो है रिश्ते में रहे। हाँ, रिश्ते में थे, उनके हस्बैंड थे जी। तो वो भी रिश्ता था, वो भी मिले, पढ़ते लिखते साथ में। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम हमारे साथ काम करो कुछ। मैंने कहा क्या काम करो? को मुझे तो भी पट्टी बंधी हुई हाथ में। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से 3-4 बोरा वो गोभी पालक के लेके और रोड पे बिकवाते थे जी। तो एक दिन एक बेवड़ा मिला, उन्हें बोला पांडे जी आप हमारे साथ बैठो। तो मैंने कहा भाई हमारे पास तो ज़्यादा पूंजी नहीं है। तो 150 रुपया जो था उसने बोला कोई बात नहीं, इतने से शुरू करते हैं। तो पहले तो हमने उसके बेवड़े के साथ खुद भाजी लेके जी और वहाँ रखा, बेचा तो डबल हो गया एक ही दिन में। मेरा साहस बढ़ गया, हमने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। बेवड़ा तो दारू पी के दूसरे दिन आया नहीं। बेवड़ा मतलब खाली पियक्कड़ या स्वभाव से बेवड़ा था? पियक्कड़ जी, दारू पी के मस्त रहता है, उनको दुनियादारी से मतलब। हम दूसरे दिन जो भी हमारी पूंजी थी उससे हम फिर सामान खरीद बैठ गए एक ठिया लेके। हाँ जी। तो उसी दौरान हमारे जो रिश्तेदार थे वो मिले, बोले चलो ठीक है अगर यही करना है तो आप हमारे साथ करो और हम आपको माल खरीद के दे दिया करेंगे, आप बेचो और जो है शेयर आधा कर लेंगे। हमने कहा ठीक है, करते रहे। तो धीरे धीरे पूरे मार्केट में हमारा नाम बन गया, जान पहचान हो गई। तो वो तो छोड़ दिए जो हमारे रिश्तेदार थे, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, मैं उस काम को निरंतर करता रहा। और करते करते फिर मेरे नाम से 1-1 ट्रक 2-2 ट्रक भाजी पाला मार्केट में सामान आने लगा गुडविल पे। ऐसे गुडविल बन गई। गाला वहाँ दुकानदार जो दुकान को गाला कहते हैं जी। तो उन सबके परिचय हो गया, सामान आने लगा, बिकने लगा। फिर हमने 2-3 लड़के रख लिए बेचने के लिए। तो वो फुटपाथ पे दादर भाजी पाला मार्केट होते थे, तो उस रोड पे बैठते थे सवेरे 2 बजे और 8 बजे होते होते सब मार्केट उठ जाती थी क्योंकि ट्रैफिक हो जाता था। इस तरह से जीवनचर्या चलती रही और बहुत अच्छा कमाई होने लगी जिस तरह से हम लगे थे और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। उसी दौरान माता जी का टेलीग्राम आ गया, योर मदर सीरियस कम सून। पहले टेलीफोन वगैरह नहीं होता था। हाँ, टेलीग्राम हुआ करते थे। हाँ, सन 1981 की बात है शायद। 81 की बात है? हाँ, 81। तो तब मैं पैदा हुआ था। हाँ, तो माता जी ने जो चिट्ठी भेजी तो मेरे जहन में आया कि देखिए ये बिजनेस व्यापार तो जीवन भर रहेगा, लेकिन माँ बाप बार बार नहीं मिलते जी। तो मैंने वो सारा ताम झाम बंद करके दुकानदारी, टिकट कटाया सीधा गांव। ये मुंबई कितने दिन रहे? मुंबई भी 4 महीने तो हॉस्पिटल में बीता, इधर आए हुए 10 से 15 दिन या महीना समझ लो हुआ होगा। अच्छा, यानी 5-7 महीने में ट्रक उतरवाने लगे आप वहाँ? हाँ जी। हाँ,
तो उसके बाद फिर जो है गांव गया तो देखे सब लोग भले चंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा किस लिए बुला लिया? तो बोले आपके पिताजी ने आपकी शादी तय कर ली है और इसलिए बुलाया गया, कि ऐसे शादी के लिए कहते तो शायद ना आते। खैर वो भी किस्मत का खेल था। हम गए तो हमारी शर्त थी कि हम लड़की देखेंगे, पसंद आएगी तो ये शादी करेंगे जी। अब लड़की भी देखी, वो भी संजोग था कि लड़की मुझे नहीं पसंद आई जी। मैंने मना कर दिया। मामा थे हमारे, उन्होंने शादी लगाई हुई थी। मैंने कहा मैं ये शादी करूंगा नहीं। बाबूजी और मामा भंडा गए हो? अब नहीं, उनको तो पता ही नहीं चलने देना था। उनको बोला कि उनको बोलो कि हम बाद में बताएंगे सोच के जी। मामा को बता दिया कि मैं नहीं करूंगा। और रात को आया और फिर रात को ही मैं बगैर बताए हुए फिर दिल्ली वापस आ गया। अच्छा, बम्बई नहीं गए? नहीं गए। रीजन, उस टाइम बॉम्बे में बारिश बहुत होने लगी थी। समय चेंज, कुछ दिन गांव में थे, फिर बारिश का सीजन आ गया तो बॉम्बे में उठाई बाजार में बड़ी दिक्कत होती है। शहर बदलने में आपको रिस्क नहीं लगा? ये मैं नहीं कुछ कर रहा था, इसी को भाग्य कहते हैं। इसी को भाग्य कहते हैं। आप कुछ नहीं करते हैं। सच पूछें तो आप, हम जो भी कर रहे हैं हम कहते हैं हम करते हैं, नहीं, ये भाग्य का खेल है। फिर दिल्ली आया, फिर राजा आयरन फैक्ट्री में गया। फिर उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, तुम तो पढ़े लिखे हो और आप जो है ये कब तक काम करोगे रिक्शे का? मैं चाहता हूं मैं तुम्हें सेल्समैन बना दूं, लेकिन तनख्वाह में 240 रुपए से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, हमारा खर्चा चलेगा, गांव में हमें भेजने की जरूरत नहीं। खैर शुरू किया और कोट पैंट सिलवाया, ढंग से बैठना शुरू किया और ईमानदारी से काम किया तो उसका फल ये मिला कि हमें 1% कम, पहले 1/4% मिली, 0.5%, 0.25%, फिर 1% कमीशन हो गया। हाँ। और बहुत अच्छा लाइफ बीतने लगा। और बेसमेंट में रहते थे, उन्हीं के बेसमेंट में, कोई कमरा नहीं लिया। थोड़े दिन बाद सरदार जी बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा बिजनेस करने लगे। तो उन्होंने अपना मकान पटेल नगर में था, वो हमें दे दिया। 100 गज का मकान था कि बेटा तुम रहो, और लूना स्कूटरी खरीद के दे दिया कि इससे आओ जाओ जी। यही भाग्य का खेल है जी। तो अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे, अच्छा रहन सहन भी हो गया। हम जो कमाते थे उसे एक एक रिक्शा खरीदने शुरू किया और हमने 8-10 रिक्शा खरीद लिया, हाथ से चलने वाले। वही ट्रॉली रिक्शा, ट्रॉली रिक्शा, जो सामान ढोने वाला। जी जी। वो 100 रुपये से लेके 80 रुपये तक का किराया होता। कोई 100 रुपये नया है, 100 रुपया पुराना है, 80 रुपये पे, तो वो किराए पे चलने लगा। तो 700-800 रुपया तकरीबन उससे हमें आमदनी होने लगी। 90 के दशक की बात, 90 की दशक की बात कर रहे हैं ये? नहीं 90 के नहीं, ये 82-83 के समय, 83-84 में जी। 84 में जब इंदिरा गांधी का जो है वो मर्डर हुआ था, उस टाइम हम राजा आयरन में सर्विस करते थे जी। तो बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान फिर गांव में शादी तय हो गई। हमारे एक मित्र आए, उन्होंने कहा कि मैं इस बार बता के कि शादी तय हो रही है। हाँ, नहीं मेरे दोस्त आए जी जी, और उन्होंने कहा कि आप शादी कर लो। वो हमारे घर पे आए थे, हमारे से मिलने आए थे। पराग दत्त तिवारी भट्टा गांव के रहने वाले थे, हमारे साथ पढ़े भी थे डिग्री कॉलेज में। तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा मैं लड़की देख के करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ लड़कियों का फोटो, तो उन्होंने 5-7 लड़कियों का फोटो भेजा जी। तो उसमें जो हमारी मैडम है, हमारी श्रीमती जी हैं गीता पांडे, इनका फोटो भी था। तो ये भी संजोग है, ये भी भाग्य है कि ये भी मेरे भाग्य में ही लिखी हुई थी। बिल्कुल। तो इनका फोटो हमें पसंद आया। फिर वहाँ से चिट्ठीबाजी शुरू हुई और लेटर जाता रहा, आता रहा, बड़ा अच्छा समय व्यतीत होता रहा। फिर शादी तय हो गई तो सरदार जी भी हमारे साथ गए। 1987 में शादी हुई थी और सरदार जी जो बड़े सरदार जी थे, श्री मनमोहन सिंह जी, वो हमारे साथ मेरे गांव भी मेरे शादी में गए। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। और हम शादी करने से पहले टिकट कटा चुके थे कि अपनी फैमिली को अपने साथ रखेंगे जी। तो शादी हुई, उसको तीसरे दिन हम लेके आ गए। अब उनका भाग्य भी हमारे साथ हो गया। ये भी होता है, 1 और 1 11 हो जाते हैं। खैर बिजनेस व्यापार में तो उनका कोई वो नहीं था, लेकिन भाग्य साथ दिया उनका भी और हमारा भी। थोड़े दिन बाद
एक बंदा जो पड़ोस में थे, वो एम्पायर सेफ कंपनी के मालिक भूपेंद्र सिंह जी, उनके बेटे रतिंदर पाल सिंह जी थे। उन्होंने हमें बंदों के जरिए बुलाया कि इस लड़के को मेरे पास बुला लो, एज ए सेल्समैन हमारे यहाँ आ जाए। तो सुंदर बरई जो हमारे पिताजी के भी मित्र थे, वो वहीं रिक्शा चलाते थे। तो उन्होंने कहा, तो मिलने गया मैं, मिले तो उन्होंने कहा भाई आप मेरे पास सेल्समैनी पे आ जाओ। तो ये भी संयोग की बात थी और भाग्य की बात कह लें। मैंने कहा कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। बोले क्या करोगे? हमने कहा मैं अपना काम करूँगा। क्या काम करोगे? मैं फर्नीचर बनाऊँगा। तो बोले क्या राजा जैसा फर्नीचर बना लोगे? हमने कहा बिल्कुल बना लेंगे। तो बोले ठीक है, कैसे करोगे? हमने कहा अभी हमारे पास पूंजी नहीं है, अभी हम कुछ रुक के करेंगे, कुछ पैसा कमा कर इकट्ठा कर लेंगे फिर करूँगा। बोले ठीक है, मैं आपको किराए पे जगह दे देता हूँ, कुछ पूंजी भी दे देता हूँ और आप राजा जैसा फर्नीचर बनाओ। मैंने कहा ठीक है। तो 2000 रुपया उनसे एडवांस लिया हमने। जी हाँ, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। हाँ भी 1,000 की 2 गड्डी उन्होंने दिया। जी। उससे हमने डाई का एडवांस दिया और एक सोबर इंडस्ट्री से जो स्प्रिंग बनाते थे उनको 200 रुपया एडवांस दिया कि मैं जब बिजनेस करूँगा तो आपसे मैकेनिज्म लूँगा। तो इस तरह वही संयोग की बात होती है ना, सब क्रम जुड़ता चला जाता है। कभी हमने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी। जहाँ छोड़े दोबारा आए तो वहीं से आगे बढ़ गए। ये ललक भी थी? कुछ नहीं, सिर्फ क्रम से जो मौका मिलता गया उसको मैं आगे बढ़ता गया। जी। ऐसा भी नहीं बहुत बड़ी प्लानिंग किया कि मैं ऐसा करूंगा। ये सब कहने वाली बातें होती हैं। आज धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते थे, उन्होंने सोचा था इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन भाग्य में था और कर्मठ थे, कर्म करते गए बढ़ते गए। लिखा ऐसा कह लो कि भाग्य साथ देता है और कर्म करे, बंदा किसी काम को छोटा ना समझे। मेरा तो यही सबको कहना है, जो भी दर्शक या श्रोता जो हमारी बात सुन रहे हैं, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कर्म के आधार पे बनाए गए थे। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाएगा मगर डॉक्टरी पढ़े हुए या डॉक्टरी पढ़ना पड़ेगा? डॉक्टरी पढ़ना पड़ेगा। तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बेटा ब्राह्मण नहीं है, वो तो जन्म से ब्राह्मण है। जब तक कर्म से ब्राह्मण नहीं होता तब तक वो ब्राह्मण नहीं है। शायद ये सद्बुद्धि भारत सरकार को और भारत के संविधान में दी जाए, क्योंकि इस देश में तो ब्राह्मण जन्म से अगर पैदा हुआ तो मरेगा भी ब्राह्मण, ऐसी व्यवस्था है। बहरहाल उस स्टोरी पे आते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप कंटिन्यू किए हुए हैं, अपने जीवन की गाथा। शायद एक प्रेरक है, अदम्य साहस आपको आगे बढ़ाता गया। वरना पांडे जी, रिक्शा चलाने वाले लोग तो रिक्शे को 2 से 4, 4 से 8, 10 ये तो कर सकते हैं, लेकिन लगातार जब आप पाला बदलते रहे ऐसी सिचुएशन। मैंने बदलता रहा जी। मेरे भाग्य ने क्रम से जैसा जैसा मेरे भाग्य में लिखा हुआ था वैसा मुझे मौका मिलता गया और मैं करता गया। दूसरी नौकरी से, सेल्समैन से एक इंडस्ट्री की शुरुआत करने की जब आपने कवायद स्टार्ट कर ही दिया, तो उसमें डर कितना लगा आपको कि स्टार्ट? कोई डर नहीं, कभी भी डर नहीं लगा। जो डर गया वो मर गया। निर्भीक तो आप देखिए, तौर से रिस्क लाभ जोखिम का पुरस्कार है। प्रोफेसर रसेल जो इकोनॉमिस्ट के बहुत बड़े प्रवक्ता थे जी, कहते हैं जितना बड़ा जोखिम उठाएंगे उतना बड़ा लाभ भी होगा। तो रिस्क तो उठाना पड़ता है। हमने खेती किया, मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया, वो रिस्क ही था। तो यहाँ भी रिस्क से घबराना नहीं चाहिए। पहला ऑर्डर हाँ इंडिविजुअल मार्केट से जब आपको मिला तो कौन मिला, कैसे मिला और उसको आपने कैसे लिया? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि रतिंदर पाल जी ने हमको एडवांस दिया, उनकी जगह दी उन्होंने। उस जगह में हमने जो कैटलॉग देख देख के सैंपल बनाना शुरू किया और वो संयोग की बात है वो अच्छा बनता गया। पूरे जब उन्होंने शोरूम खोला तो उसकी सेल बेतहाशा हुई और फिर डिमांड बढ़ती गई, मैं काम करता गया। एक टाइम आया कि उन्हों को ही लालच आ गया, हमारा बिजनेस छीनने का उन्होंने प्लान कर लिया जी। और बोले कि हमारे भाई के जो है नहीं, वो बुआ के लड़के के साथ आप बिजनेस कर दो तो पूंजी वो लगाएगा और ज़्यादा काम करोगे। इस पे हमारा उनका विवाद हो गया और हमने अपना सामान वहाँ से उठा लिया जी। फिर वो रिपोर्टा हुआ, आगे मामला चला, वो ख़त्म हुआ। और फिर हमने एक, जब हमारा मामला चल रहा था तो एक ठाकुर साहब मिले
के सिंह, कृष्ण कुमार सिंह जी, उधर गोंडा के रहने वाले थे। उन्होंने कहा मेरे भाई को अपने साथ लगा लो, तो हमने मारुति फर्नीचर एक कंपनी बनाई, उनको साथ लिया, काम शुरू किया, और फिर जो हमारा पहले लिंक बना हुआ था उन लोगों को जोड़ा और डिमांड आनी शुरू हो गई और हमारा काम बढ़ता गया। थोड़ा ही दिन बीता कि वो ठाकुर साहब भी हमारे साथ धोखा दे दिए। धोखा का मतलब उनको लालच आ गई। हाँ, ऐसे ही लोगों में आता है कि ब्रांड अगर मारुति जो जगह थी 200 गज वो उनके बुआ के लड़के की थी, किराए की थी जी, बोले अब आप कहीं और कर लो। तो हमारी उनकी मुलाकात उस शनिवार को बात हुई और संडे को दिन हम छोड़ दिए। हमने 100 गज का प्लाट खरीदा चाणक्य प्लेस में, वो भी 1,45,000 का उस टाइम। चाणक्य प्लेस में 5-7 साल के काम करने में आप इस हैसियत में पहुंच गए थे कि 100 गज का प्लॉट ले सकें? बिल्कुल। यहाँ जब किराए पे जो हमारा चल रहा था तो यहाँ पे हमने यहीं से कमा के घर पे ट्रैक्टर खरीद के दिया था उस टाइम। अरे वाह। और उसी टाइम एक प्लाट खरीदा था 1,45,000 का। बाबूजी को कब कब पैसा देते रहे इस बीच में? बाबूजी ने कभी पैसा मांगा नहीं, खेती बाड़ी में पर्याप्त उनको मिल जाता था और दबंग टाइप के आदमी थे, सब लोग उनकी इज्जत करते थे। ये जरूर कहते होंगे कि बिगड़ैल बेटा हमारा है, शादी किया और पत्नी को भी लेके दिल्ली चला गया। ऐसा कभी नहीं कहा सर, नहीं कहा? नहीं। बहनों की शादी विवाह इसके पहले हो चुका था सबका? आप किस पोजीशन में हैं? बहनों में सबसे छोटे हैं या कहाँ? नहीं, हम सबसे बड़े हम ही हैं। आप सबसे बड़े। और जब हम कमाना शुरू किए तो 1 by 1 अपने सिस्टरों की शादी मैंने किया, मैंने अपने पसंद से किया, पिताजी की सहमति से किया। वो जो परिवार में ऐसे ही होता है, सहमति होती है, फिर कि चारों बहनों की शादी किए। 1 by 1 जो हमारे रिश्तेदार थे उनको भी अपने साथ लगाया। और आज भी हमारे एक जीजा हैं जो कपड़े का सप्लाई करते हैं, ऑफिस फर्नीचर में लेदराइट फैब्रिक लगता है। कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकनोपात, ये कहते हैं, बाबूजी भी कहते होंगे। पांडे फर्नीचर पे मारुति फर्नीचर से शिफ्ट कब हो गए, या जब 100 गज लिया? वही 1995 में जी। 1995 में हमने वहाँ प्लाट लिया, एक कमरा बनाया और वहाँ से हमने फिर से बिजनेस शुरू किया। तो पांडे फर्नीचर नाम रखा और फिर एक एक करके 3-4 कंपनियों का नाम रखा। मारुति, ये गीता फर्नीचर, गौरव फर्नीचर और पांडे फर्नीचर, ऐसे 4-5 कंपनियाँ। जी। तो धीरे धीरे बिजनेस खूब बढ़ता गया, लेबर बढ़ाते गए, काम बढ़ाते गए। और एक टाइम आया कि वहाँ के इंडस्ट्रियाँ हटाई जाने लगी, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से दिल्ली से इंडस्ट्री हटाई जाने लगी। तो गवर्नमेंट ने फार्म भर के लोगों ने प्लाट का डिमांड किया, हमें भी 3 प्लाट दिए गए जी। लेकिन एक हमारे मित्र उस टाइम मिले, सेबीटॉन फर्नीचर वाले, आज हैं सेबीटॉन इंडस्ट्री, वो पहले जायसवाल इंडस्ट्री के नाम से था जी। तो उन्होंने कहा पांडे जी, छोटे छोटे प्लाट की बजाय आप मानेसर एक नई जगह बनी है गुड़गांव में जी, तो वहाँ आप जो है प्लाट ले लो। तो उनके कहने से फिर मैंने मानेसर में एक प्लाट बुक कराया, प्लाट नंबर 7, 1 एकड़ का। और उस टाइम वो 15 लाख का मिला था जी। और हमने लोन लेकर के वो प्लाट बुक कराया। और उसके बाद जब हमने इंडस्ट्री शिफ्ट किया यहाँ से, तो धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। 1 by 1 पड़ोस वाली जगह किराए पे ले लिया, 6 नंबर, उसमें काम चलता रहा। फिर और ज़रूरत पड़ी तो 161 नंबर जहाँ अलमारी बनाते हैं वो खरीद लिया जी। उसके बाद और आवश्यकता पड़ी तो एक जहाँ प्लाट नंबर 93A 10 साल हो गए, वो उसको बनाया, 4 मंजिल की बिल्डिंग, वहाँ ही मेन ऑफिस है हमारा। खूब अच्छा काम चलने लगा। तो एक जगह अभी और किराए पे ले लिया जिसको 1B कहते हैं, वहाँ स्टील फर्नीचर बनाते हैं। अभी और ज़रूरत पड़ी तो एक और प्लाट अपने किसी दोस्त को दिलाया जी। और उनको हम अपना काम भी देते हैं, तो वो सारी जिम्मेदारी वो संभालते हैं। तो लगातार कंपनियों को बदलने में जो रहा वो तो रहा ही, लेकिन आप अपनी भी कंपनियों को लगातार बदलते चले गए। पांडे फर्नीचर से जीकेएन फर्नीचर तक आने की क्या यात्रा रही? और पांडे तो आपका नाम था, इसको क्यों बदल डाला? देखिए, वही जो हमारे मित्र थे जो जायसवाल इंडस्ट्री के नाम से चला रहे थे जी, उन्होंने कहा कि पांडे जी ऐसा है, जैसे मेरा जायसवाल जाति है जी, आप पांडे हैं हाँ।
तो हम भी अपने कंपनी का नाम सेबी टर्न कर दिए हैं जी, क्योंकि ये जाति सूचक नहीं है। जाति सूचक नाम से कुछ लोग जो हैं समाज में वो उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं जी। तो आप भी अगर अपने कंपनी का नाम कुछ और सोचो। तो हमने कहा आप अपने कंपनी का नाम कैसे किए, तो उनके वाइफ का नाम सावित्री देवी था, इनका नाम पलटन था जी। तो सेबी उनसे लिया और टर्न अपना लगा दिया, सेबी टर्न कर दिया जी। तो ये बात हमें भी उचित लगी। तो मैंने अपने मैडम का नाम, हमारी मैडम का नाम गीता पांडे जी, और मेरा केदार, तो GEE उनसे लेके KN अपना लगा के जिकेन कर दिया। तो इस तरह से नाम बदला और 1 by 1 जगह खरीदते गए, कुछ किराए के लेते गए। एक्चुअल में पांडे फर्नीचर रहने में आपको व्यक्तिगत तौर से कोई नुकसान समझ में आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, नुकसान नहीं था। और ये भी ऐसा कह लेना, जब जमाना बदलता है, समय बदलता है जी, तो परिवर्तन होते हैं। हाँ बिल्कुल। उनका सुझाव मुझे अच्छा लगा। आज ये नहीं कहता कि ये ब्राह्मण की कंपनी है या शूद्र की कंपनी है या हाँ, किसी की कंपनी। हाँ, मेरे कई क्लाइंट्स या कई साथी समर्थक सारथी हैं जिनके यहाँ मैं जाता हूँ, वो जिकेन की कुर्सी पे बैठे मिलते हैं। उनसे जब कहता हूँ हमारे पांडे जी की है तो कहते ऐसा है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो समझ रहा था कोई जापानी नाम है जिकेन। देखिए, ये भी अगर कहा जाए तो ये सब क्रम जितना होता जा रहा है, जो आगे भविष्य में होना है, ये सब लिखा हुआ है। अब कोई माने या न माने, हमारे वेदों में ऐसे ऐसे ज्योतिषी बैठे हुए हैं कि अगर सटीक गणना आप दे देते हैं, सटीक समय दे देते हैं जी, तो आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा बता देंगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, क्या करेंगे, कब जीवन का अंत होगा, यहाँ तक बता देंगे। बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो आप सीटिंग कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ कुर्सियों से पांडे फर्नीचर ने शुरू किया था, जैसा कि आपका नाम है, तो इंटीरियर में फर्नीचर से जुड़ा तो कोई ऐसा काम है ही नहीं है जो आपके यहाँ नहीं होता। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। पहले हम कुर्सी ही बनाते थे ज़्यादातर, लेकिन ये हुआ कुर्सी के साथ सोफा भी लोग डिमांड करते हैं। तो हमने कहा ठीक बात है, ऑफिस में भी सोफा लगता है, ऑफिस चेयर बनाते थे, तो हमने सोफा भी बनाना शुरू कर दिया। अब जब हम चाणक्य प्लेस से मानेसर आए, IMT मानेसर, तो ये हुआ कि सोफे के साथ टेबल भी लगता है, मॉडलर भी लगता है, कॉन्फ्रेंस टेबल भी लगता है। हमने वो भी बनाना शुरू कर दिया, एक एक करके इंडस्ट्री लगाते गए। फिर ये हुआ, इसके साथ स्टील फर्नीचर भी बिकता है गवर्नमेंट में, रैक हुए, अलमारी हुए और कंपैक्टर हुआ, लैब फर्नीचर हुआ। फिर एक फैक्ट्री उस काम के लिए लगाई, तो इस तरह से वो भी बनाना शुरू किया। गवर्नमेंट टेंडर में कब से आप आए? गवर्नमेंट टेंडर में तो जब हम मानेसर आए हैं तभी से। अच्छा, तब से? उससे पहले तो ज़्यादातर आर्किटेक्ट के काम होते थे, दुकानदारों के काम होते थे जी, उन्हीं का काम चलता था। अच्छा, ऐसा करते हुए इंटर स्टेट बिजनेस को करना, अब तो खैर इंटरनेशनल लेवल पे आप हैं, राज्य के बाहर जैसे दिल्ली हरियाणा, तो मान के चलिए दिल्ली हरियाणा वेस्टर्न यूपी, ये तो दिल्ली जैसा है, लेकिन इसके बाहर कब निकलने का प्लान किए? समय की मांग या अपना फैलाव? समय की मांग नहीं, देखिए फिर मैं बता रहा हूँ जी कि ऐसा कोई प्लान नहीं कि अब हमें इस देश में काम करना है, इस प्रदेश में काम करना है। जहाँ जैसे जैसे मौका मिलता गया, अब दिल्ली NCR में जहाँ जहाँ मौका मिलता गया हम करते गए, और डिमांड बढ़ी तो जो और प्रदेश के लोग फर्नीचर देखे वो आके मिले, फिर उस दूसरे प्रदेश में भी बिजनेस शुरू हो गया। ऐसे पूरे भारत देश में हमारे डीलर हैं और डीलर बनाते जा रहे हैं। चंडीगढ़ में फैक्ट्री भी है? चंडीगढ़ में फैक्ट्री नहीं है, हमारा अपना शोरूम है। पहले हमने फैक्ट्री लगाई थी अपने रिश्तेदार को लेके जी, लेकिन अभी वो 10-12 साल 15 साल हो गया, वो छोड़ दिया। अब वो देख रहे हैं, मैं अपना वो जिकेन डिजाइन के नाम से शुरू किया था। निश्चित तौर से पांडे नाम का नुकसान कभी झेलने को मिला है, सामने आया है? ऐसा नहीं है। देखिए, पांडे नाम कह लें या ब्राह्मण, सर्वोच्च तो वही है, क्योंकि जब हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, कि सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई या ब्राह्मण का नाम रखा गया जी, और बाहु से क्षत्रियों का और पेट से शूद्र जिसका वैश्य का और पैर से, ऐसा माना गया कि ये एक ही शरीर में ये चारों वर्ण हैं। तो जो श्रेष्ठ माना गया उनको पूजा पाठ और शिक्षा देना ये काम दिया गया था, क्योंकि वो योग्य थे। तो
तो फिर ब्राह्मणों का विरोध क्यों हो रहा है आज के वक्त में? देखिए, समय का परिवर्तन है। जैसे जैसे राजनेता बदलते गए, जो भी राजा आता है वो पहले अपने कौम का उद्धार करता है, उन लोगों को लगाते हैं। तो ब्राह्मण काहे नहीं करता? नहीं, ब्राह्मण में धीरे धीरे करके ब्राह्मण बिखर गए हैं। ये बिखराव ही हमारे जड़ को कमजोर कर दिया। आज भी जो ब्राह्मण बढ़ रहे हैं, तो ब्राह्मण को ही नहीं चाहता कि जो है ये आगे बढ़े, कहीं फंस जाए, कहीं मतलब उसका ये नहीं चाहते कि वो आगे निरंतर बढ़ता जाए। अच्छी बात है, जबकि ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, एक उंगली से उतनी ताकत नहीं मिलेगी जितनी 5 उंगली से मिलेगी। तो हमारे में एकता होनी चाहिए, हमारे में एकता का अभाव है। लेकिन धुरंधर कार्यक्रम के जरिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग एकजुट हों। एकता में ही शक्ति है। एकता रखेंगे तो हम मजबूत होंगे और हमारी बात भी कोई भी शासक हो वो सुनेगा। आज ब्राह्मणों की स्थिति देश में एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते क्या समझ पाते हैं आप? देखिए, पहले तो लोग ब्राह्मणों को यही समझते थे कि पूजा पाठ करने वाले और वेद पाठी ब्राह्मण ही होते हैं। नहीं, आप जैसे लोगों ने 3 चीजों को बदला है। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए, अगर पूरे देश में देखेंगे तो ब्राह्मण बहुत उच्च पदों पे भी हैं, शिक्षा स्तर पे भी, राजनीति स्तर पे भी, बिजनेस व्यापार में भी अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राह्मण व्यापार नहीं कर सकते, ब्राह्मण सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि तेज बुद्धि ब्राह्मण को ही मानी गई है। तो हम उन ब्राह्मणों का भी स्वागत करते हैं जो आज दिन पर दिन बिजनेस व्यापार में आगे बढ़ते हैं या शिक्षाविद हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं। मेरा सभी ब्राह्मणों से, सभी समाज के लोगों से ये कहना है कि अपने में एकता बनाए रखें। जैसे और कौम के लोग हैं, उनमें एकता, अद्भुत एकता है। सिखों में देख लीजिए, मुस्लिम में देख लीजिए, बौद्ध में देख लीजिए, लेकिन हमारे में एकता की कमी है। जिस कमी को दूर करना चाहिए। वो कैसे आएगी? वो ऐसे आप जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, एक दूसरे को मिलाएंगे, एक दूसरे से वार्ता करेंगे, इस समस्या को दूर करने का सुझाव देंगे, एक होंगे तो हो सकता है। अच्छा, ऐसा व्यक्तिगत तौर पे करते हुए आप कुछ पहल कर रहे हैं, उनमें से कुछ पहल का जिक्र करिए। देखिए, मेरा जो पहल है, हमारा ये मानना है कि हमारा समाज उन्नतशील समाज होना चाहिए। आज से जब हम कुछ पैसा कमाने लगे तो पहला उद्देश्य यह था कि मैं अपने गांव में स्कूल खोलूंगा, लोगों को शिक्षित करूंगा। अब उसमें हमारे पास ये नहीं था कि सिर्फ ब्राह्मणों को करूंगा, हम सभी जातियों के। और देखिए, ब्राह्मण ने हमेशा सभी जातियों को अपने साथ रखा। बिल्कुल। जब भी शादी ब्याह होती थी तो क्या धोबी को अपने साथ नहीं जोड़ते थे, नाई को अपने साथ नहीं जोड़ते थे, कहार को अपने साथ नहीं जोड़ते, तो ब्राह्मणत्व की अपने साथ जोड़ के ब्राह्मण चलते थे। ब्राह्मणत्व की कल्पना भी यही थी कि सबको रोजगार, सबको व्यवस्था मिले, सारे लोग एक साथ में चले। तो हमने वो विद्यालय बनाया और 3000 विद्यार्थी आज भी वहां पढ़ते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा आंकड़ा है। और सारे लोगों को, हर जाति वर्ग के लोग हमारे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मैं कोई लालच बस नहीं चलाता हूँ। 1 रुपया फीस थी 6 साल तक, उसके बाद 5 रुपया, 10 रुपया। आज की तारीख में इस 30 सालों में 175 रुपया नर्सरी से लेके 8 तक है, और 8 से 12 तक 275 रुपया सिर्फ फीस है। वाह, ये बेमिसाल पहल है। और तो खर्चा कैसे चलता है? खर्चा देखिए, वहाँ कुछ सस्ते टीचर भी मिल जाते हैं, फर्नीचर हम भेजते हैं, जो कम पड़ता, पेंट पॉलिश जो भी करना होता है वो मैं करता हूँ। जो शिक्षकों के लिए जो कम पड़ता है वो हम अपने कमाई से यहाँ से देते हैं। और हर साल अपने समाज के जो कमजोर वर्ग के हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी बहन बेटियों की शादी कराना। हाँ, अभी पिछले दिन मेरा सौभाग्य ही इसी 6 तारीख को 22 लड़कियों की शादी। इससे पिछले साल 21 लड़कियों की, उससे पिछले साल 11। इस तरह से 5-6 साल से मैं ये करता आ रहा हूँ। कोई हमारे गांव इलाके का या कहीं का भी कोई मिलता है, कोई बीमार है, कोई स्थिति गंभीर है, तो जो हमारे से हो सकता है हम उनकी मदद करते हैं। आपके साथ पढ़े पहले के लोग, क्योंकि 12वीं और ग्रेजुएशन तो वहीं से आपने छोड़ के दिल्ली मूव किया था, अब साथी लोग मिलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? आपको कहीं ऐसा तो नहीं कहते बड़े लोग? वैसे तो काफी लोग
मिल नहीं पाते हैं। कुछ साथी लोग नहीं भी रह गए हैं, जैसे भीमसेन थे, हमारे साथ पढ़ने जाते थे, उनसे हमारा अच्छा लगाव था, वो नहीं रहे दुनिया में। सो ऐसे जो साथी मिलते हैं बड़ा गर्व महसूस करते हैं, और जाता हूँ तो गले मिलते हैं। एक अभी डेथ हुई है, साहिबू नाम था उनका जी, SC ST से थे। हम जब गए थे 15 अगस्त को, तो सब लोग हमें माला पहनाने लगे। उनको स्कूल में कोई काम नहीं था तो उनको चपरासी पे लगाया हुआ था। अरे मैंने कहा कि आज मैं अपने मित्र को माला पहनाऊंगा तो मैंने उनको बुला करके माला पहनाया, गले लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उनका पैर टूट गया, उनका पूरा इलाज कराया, 6 महीने तक हॉस्पिटल में थे। उसके बाद फिर वो बीमार हुए, उनका पूरा इलाज कराया, उनके लड़के को चपरासी पे लगाया, और अभी जब तक वो जीवित थे तब तक हम उनको उनके घर पे सैलरी भिजवाते थे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, नहीं काम करने के बाद भी? नहीं काम करने, अभी 2-3 महीने पहले उनकी डेथ हो गई। ये भी एक, अब इस शादी में उनके लड़की की शादी कराई है। ये 22 लड़की, परसों जो 6 तारीख को शादी थी, बहुत अच्छी बात, उसमें भी उनके लड़के शादी। इस टाइप की पहल तो आपकी बेमिसाल है। जीकेन फर्नीचर नाम का फायदा गोंडा कितना ले पाता है? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखे तिन तैसी। बहुत सारे लोग जो हैं, जबकि अनुकरण करना चाहिए। मैंने स्कूल इसीलिए खोला कि मैं वहाँ से पढ़ लिख के, देखो पढ़े लिखे की 4 आंखें होती हैं। मैं अगर पढ़ा लिखा ना होता तो शायद इस लेवल पे ना आ पाता। भाग्य है तो आया हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई का एक प्लस पॉइंट हो जाता है, इसीलिए वहाँ स्कूल भी चला रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, और ये सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिले तो गवर्नमेंट की। ये एक किस्म की गलत धारणा है। नौकरी के पीछे मैं तो कहता हूँ नहीं भागना चाहिए। बिजनेस व्यापार, चाहे छोटी सी ढाबली भी बना लो, पकौड़े की दुकान कर लो, कुछ भी कर लो, सब्जी की दुकान कर लो, बिजनेस होता है। हर कोई बिजनेस व्यापार कर सकता है, हर कोई शास्त्र पढ़ सकता है, रामायण पढ़ सकता है। आज राम मंदिर बना है, क्या वहाँ कहता है कि हरिजन नहीं आएंगे? सबके लिए भगवान हरिजन, हरि मतलब विष्णु जी, बिल्कुल उनके जन, हम सभी भगवान के पाले पोसे बंदे। हाँ, लेकिन ये शब्द कहने से तो SC को अभी भी क्षोभ है, क्योंकि वो उसे मानते हैं कि वो किसी ये नहीं रहना चाहिए। देखिए, ईश्वर तो सबके लिए, ये सृष्टि जो चला रहा है उसके लिए सभी एक समान है, ये जान करना। अब अपने परिवार में बच्चे लोग कैसे जीकेन के साथ जुड़े? चचेरे भाई हैं मनोज पांडे, उन्होंने पहले हमारे यहाँ काम सीखा किया, फिर अपना काम किया, अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। उनके 3 भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं जी। ऐसे जो हमारे बड़े दादा का बेटे थे वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। हमारे गोंडा से करीब 500-700 लोग होंगे जो हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो क्योंकि जहाँ कोई अपना जान पहचान का होता है लोग वहीं जाते हैं। बाई 1 करके जो अभी नहीं मिल पाए हैं वो आपके धुरंधर कार्यक्रम से जुड़ के एक होते जाएं, समाज का भी कल्याण होगा और ब्राह्मण की एकता से मजबूती आएगी, ब्राह्मण की बातें भी सुनी जाएंगी। आज जो ब्राह्मण को सबसे नीचे स्तर पे ले जाने का लोगों का नजरिया है, जैसे UGC आया जी, जैसे आप बता रहे हो कि 5 ब्राह्मण बैठ के बनाए हैं जी, बिल्कुल। क्या मानसिकता थी? यही मानसिकता है। इसीलिए ब्राह्मण धोखा खाता है और वो समाज में जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमें सोचना चाहिए। संविधान बना था कि 10 साल तक आरक्षण दिया जाए, जो नीचे तबके लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए, और उसके बाद इसको खत्म कर दिया जाए। आज वो पन्ना निकाल के लोगों को दिखाना चाहिए था कि संविधान में तो ये लिखा हुआ है, तो आरक्षण क्यों? और अगर आरक्षण देना ही है लोगों को ऊपर लाना, तो किसको ऊपर लाना चाहते हो? हाँ, जो नीचे है उनको लाना चाहिए। उनको कैसे देखोगे? आर्थिक आधार पे जो कमजोर है नीचे, तो उन्हीं को मानोगे ना। जात पात से नीचे ना रखो, ये गलती है। हाँ, भारत खैर जाति आधारित है। अब उसमें प्रधानमंत्री ने घी भी डाला है कि जाति आधारित जनगणना होगी इस देश में, पता चलेगा लोगों को। नहीं, जनगणना ये जानना जरूरी है कि कितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कितने लोग हैं इस देश में। यहाँ तो सिर देखा जाता है। लेकिन ये जो आरक्षण दिया जा रहा है ये समाप्त करना चाहिए, जबकि आर्थिक आधार पे किसी भी जात समुदाय के लोग हों उनको आर्थिक आधार पे देना चाहिए, और उसमें भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। आपको
आर्थिक आधार पे आप कमजोर हैं, आपको हेल्प किया जा रहा है और आप निरंतर जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, सबसे पहले उस पर रोक लगना चाहिए। जैसे अगला बच्चा अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं, इस सिस्टम को लागू करें, ये सब पे लागू होना चाहिए। कैसे सद्बुद्धि आएगी, ये लोग कैसे जुड़ेंगे, भगवान ही जाने, कुछ नहीं कह सकते। इसमें हम, हमारी मैगजीन और हमारा धुरंधर सम्मान समारोह कितना कारगर फिट आपकी नजर में बैठता है? देखिए, आपका प्रयास निरंतर जिस तरह से आप कर रहे हैं, करते जाइए। ऐसे और संगठन को आना चाहिए सामने, आप जैसे लोग सामने आएंगे तो शुरुआत कहीं से होती है। शायद अब ब्राह्मणों का कल्याण होने वाला है, सब एकजुट होने वाले हैं। आपके धुरंधर कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, ऐसे ही और होने चाहिए। लोगों को एकजुट करना चाहिए, उनको याद दिलाना चाहिए, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि आप में अपार शक्ति है, आप ही जड़ी बूटी ला सकते हैं, 4 चक्कर लगा सकते हैं। तो का चुप साध रहे हो बलवाना, ऐसे हमें अपने ब्राह्मण भाइयों को सजग करना चाहिए, सचेत करना चाहिए। और जो ऊंचाइयों पे बैठे हैं, वो अपने से जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करना चाहिए, और एकता में शक्ति होती है। लोग भी सक्रियता से, बड़ी मेहनत से ब्राह्मणत्व की बात करते हैं, करते हुए लेके लोगों को साथ चलने की बात करते हैं। बेटे लोग आपके, भाग्य, फिर भाग्य सामने आता है जी। आज हमारे बेटे अपने अपने चॉइस से फिल्म लाइन में गए, वहाँ कर रहे हैं। यहाँ बड़ा बेटा मेरे साथ रहता है, वो भी फैक्ट्री जाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उतना मन उनका नहीं लगता जितना मैं चाहता हूँ कि लगे, पूरे हमारे इंडस्ट्री को संभाले। लेकिन समय अनुसार संभालेंगे। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ज़्यादातर देखा गया है, बिल्कुल। वकील का बेटा ज़्यादातर वकालत, क्योंकि उनको बचपन से ही सब कुछ दिखता है कि पिताजी ऐसा करते, मुझे ऐसा करना चाहिए जी। तो वो भी सफल होंगे आगे चल के। युवा कहाँ जाए, ब्राह्मण युवा खास करके? युवा नौकरी के पीछे न भागे। नौकरी ब्राह्मणों को मिलनी ही नहीं है, नहीं देना है लोगों ने, नहीं मिलनी ही नहीं है। हमें मिली क्यों नहीं मिलनी है? क्योंकि उनको तो आरक्षण वाले को देना है। जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं उन्हीं को आरक्षण मिल रहा है। जो SC ST में भी जो सबसे कमजोर है उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिल रहा जी। जो अधिकारी बैठे हैं, IAS बैठा हुआ है, उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। अंधेर नगरी दमदूसर राजा, टकार से जुंधरी, टकार से खाजा। सही बात। ये पहले था, खैर उस टाइम भी आरक्षण अंबेडकर को नहीं जरूरत थी, फ्लाइट से चलते थे तो अंबेडकर को आरक्षण मिला, चंद्रशेखर को। लोग कहते हैं ना कि अंबेडकर जी को जो हमें व्हाट्सएप के जरिए या सुनने को मिलता है कि उनकी पढ़ाई के लिए ब्राह्मणों ने ही उनको पैसा दिया जी। और वही चंद्रशेखर आजाद पे किसी ने दाव नहीं खेला। तो वही सोच जो है बदलना है। हाँ, बदलाव आना जरूरी है। युवा में ऐसा क्या बीज डाली जाए, हम लोग ऐसा पहले क्या करें? युवा सिर्फ ये इच्छा छोड़ दें कि हमको गवर्नमेंट में नौकरी मिलेगी। कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, नौकरी करिए और अपने बिजनेस व्यापार की तरफ ध्यान दीजिए। खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी, उन्नतशील की बीज लाइए और जो है पढ़े लिखे की तरह खेती करिए। खेती में भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। सब्जी भाजी की खेती करिए, गेहूं चावल उगाना कम करिए, सरसों की खेती कीजिए, और जो भी दलहन है, जो महंगी चीज़ें हैं उनकी खेती कीजिए। उन्नतशील बीज डालेंगे तो खेती भी अच्छी होगी। और बिजनेस व्यापार की तरफ, चाहे किसी तरह की किराने की दुकान करें, कपड़े की दुकान करें, चाय पानी की दुकान करें, होटल चलाएं, रेस्टोरेंट, कुछ भी करें, बिजनेस की तरफ फोकस करें। तो कहते हैं ना, बल हुए बुद्धि हुए जाने सब कोई, और लक्ष्मी ना हुए ताहे पूछे ना कोई। अगर लक्ष्मी नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं, चाहे जितने बड़े बलवान हो, बुद्धिमान हो। इस कड़ी में जीकेन का अगला कदम क्या हो रहा है? कुछ नया क्या बदलाव अपने आप में समय के साथ ले आने वाले हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ये पूरी स्टोरी में आपने समय का बदलाव देखा है जी। आगे जो भविष्य में हमारे लिखा होगा वो होगा। हम कोई प्लानिंग करके, सच बात तो यही है कि प्लानिंग करके कुछ नहीं किए हैं कि नहीं मैं इस बिजनेस को इस लेवल पे ले जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सुबह से शाम तक ये ताड़ते रहते हैं कि समय क्या चाह रही है।
जो समय के अनुसार हम ये देखते हैं कि फर्नीचर की रिक्वायरमेंट कैसी है, डिमांड कैसी है, देश विदेश जाके एग्जीबिशन देखते हैं, क्या नयापन है, वो नयापन हम अपने यहाँ लाते हैं, उसी की डिमांड होती है और दिन पर दिन बिजनेस बढ़ता जाता है। मैं आज चाहूँ तो 10 गुना बिजनेस हो सकता है, लेकिन मैं एक मानव हूँ, एक इंसान हूँ। मैं पैसे का कीड़ा नहीं बनना चाहता हूँ कि 24 घंटा सोते जागते पैसा पैसा पैसा। पैसा भी जरूरी है, लेकिन एक समय के बाद पैसा भी चाहिए, सुकून भी चाहिए। कहते हैं, एक कवि हैं, खान कवि, कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन ये सब धन धूरी समान। खान कवि कहते हैं कि गोधन गजधन, गाय घोड़ा पहले पशुधन कहा जाता था, हाथी घोड़ा और सोना चांदी रुपया पैसा माणिक, ये जो है गोधन गजधन बाजधन और रतन धनों में ये सब आता था। ये सब कुछ आपके पास भरा पड़ा हो और संतोष ना हो तो मिट्टी के समान है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। पांडे जी के बारे में बहुत कुछ आपने सुना, कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, कुछ बातें और बची हैं, लगातार होती रहेंगी, बहुत सारे इंटरव्यूज में आप देख पाएंगे, लेकिन ये बड़ा इंटरव्यू अनंत वक्ता के प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।